हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस यूट्यूब चैनल एंड आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स को लेकर। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैंकिंग प्रोविजंस हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो हम सीरीज बना रहे हैं इसमें हम लास्ट 3 साल के करंट अफेयर्स कवर करते हुए आ रहे हैं। अब बहुत लोगों का ये सवाल भी होता होगा कि सर 3 साल पुराने करंट अफेयर्स का क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि 3 साल पहले का कोई डेटा या फैक्ट शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि डेटा और फैक्ट आप हमेशा रिसेंट का याद करते हैं। लेकिन बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम 2-3 साल से पढ़ते हुए अगर चलें तो एक तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। दूसरी बात, जब हम मेंस के आंसर्स लिखते हैं तो अगर हमने कोई रेलिवेंट चीज को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में पढ़ा है, समझा है या लिखा है तो वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अटेम्प्ट 2026 में होगा, 2027 में होगा, तो अगर वो 2-3 साल, 3 साल 4 साल की चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए आएंगे तो एक तो उनकी क्रोनोलॉजी बेहतर बनेगी, एक वो सब समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ हुई थी और अब ये हो रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में भी ये बहुत मदद करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं आज। लगभग 13-14 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और इनके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे शायद कंटेंट लिस्ट में नहीं लिखी है, मतलब स्टार्टिंग में, बट अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें और भी अलग से मिल सकती हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड भी होगी और कुछ अलग से भी हो सकता है। तो देखिए, ब्लू बॉन्ड्स, फैट फिंगर ट्रेड, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, श्योरिटी बॉन्ड, हाइब्रिड सिक्योरिटी, refinance dollar denominated bond, Vadodara municipal bond successful listing, HDFC first to issue electronic bank guarantee, new framework for social stock exchange, finfluencers, Vostro account, उसके अलावा SBI authorization to issue of electoral bond, sovereign gold bond schemes। ये सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बॉन्ड की। ब्लू बॉन्ड से को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, बॉन्ड क्या है। जब भी अगर मान लीजिए कोई भी कॉरपोरेट बॉडी है या कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, अगर उन्हें फंड रेस करने हैं, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में के लिए फंड रेजिंग करनी है, या कंपनीज को एक्सपेंशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड रेज करना है, तो दे इशू द बॉन्ड टू द पीपल and those people buy the bond and they will get a interest on it, that is called as coupon rate। बॉन्ड दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं, या तो कूपन रेट पे जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या डिस्काउंट रेट पे जो कि फेस वैल्यू से कम पर इशू होते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये इसी पर बात कर रहा है कि बॉन्ड क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। और उसके अलावा बॉन्ड और ईल्ड जो होती है, ईल्ड का मतलब यहां पर इंटरेस्ट ही हो गया। बॉन्ड और ईल्ड के बीच में जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स होता है, यानी कि बॉन्ड की अगर प्राइस बढ़ती है तो ईल्ड कम हो जाती है, और अगर बॉन्ड की प्राइस कम होती है तो ईल्ड बढ़ती जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड। तो सेबी हैज प्रपोज द ब्लू बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। About Blue Bond, it will be a debt instrument to support investment in healthy ocean and blue economies, use of ocean resource for economic growth, sustainable exploitation of ocean resource, fishing and extracting renewable energy। देखिए, करंट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है ब्लू रिवॉल्यूशन पे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, या हम बात करें ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 की, तो गवर्नमेंट को अपने फिशरी सेक्टर, मेरीटाइम सेक्टर्स जो हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फंड, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, ताकि एक तो जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनकी इनकम एनहांस हो, भारत का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो, और इसके साथ साथ में हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको एक पुश मिले। अभी जो ब्लू बॉन्ड इशू किए गए हैं, ये ब्लू बॉन्ड इशू क्यों करे गए? लोगों को ये कहा कि आप इन ब्लू बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं, और इससे जो पैसा आएगा, इससे जो मनी कलेक्ट होगा, वो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्लू, जो हम कहते हैं कि फिशरी सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्लू इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट करना, और उसका भी ऑब्जेक्टिव, उसके अंतर्गत भी
ओशन रिसोर्सेज, फिशिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर मेजर फोकस रहेगा। अगर हम कई बार ये बात करते हैं कि इंडिया के, जब हम मैरीटाइम सेक्टर के कंटेक्स्ट में बात करें या हम फिशरी सेक्टर के कंटेक्स्ट में बात करें, तो कई बार ये कहा जाता है कि ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है, R&D प्रॉपर नहीं हो रहा, इनोवेशन पर ध्यान नहीं है इतना। तो यहां पर इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए ही ये ब्लू बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। इट विल कैटलाइज प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। हम सब जानते हैं SDG, जिसमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। 2015 से 2030 तक कंट्रीज को SDG गोल्स के लिए कंट्रीज कोशिश कर रही हैं, स्पेशली पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है। भारत ने भी अपना खुद का SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स स्टार्ट किया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रन किया जाता है। तो UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट ब्लू बॉन्ड जो था वो रिपब्लिक ऑफ सिशल्स ने 2018 में लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा इसी तरह से ग्रीन बॉन्ड भी होता है। ग्रीन बॉन्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो फंड रेजिंग हम करती है, गवर्नमेंट करती है या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी भी कर सकती है, उस पैसे का इस्तेमाल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। यानी कि ग्रीन बॉन्ड को इशू करने से जो पैसा रेज होता है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फैट फिंगर ट्रेड। व्हाट इज दिस फैट फिंगर ट्रेड? Recently, NSE witnessed a freak trade in weekly Nifty 50 option contract. It led to a loss of around 200 crore for traders. Such freak trades are called as fat finger trade. अब देखिए, ये न्यूज जरूर पुरानी है, मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि न्यूज बहुत पुरानी है, लेकिन आप ये बताइए, क्या ये फैट फिंगर ट्रेड का कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जा सकता? बिल्कुल ये पूछ सकते हैं कि फैट फिंगर ट्रेड क्या होता है, या एक यूपीएससी एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दे प्रीलिम्स में, फैट फिंगर ट्रेड इज रिलेटेड टू बैंकिंग, stock market, like this, though they can ask these questions also. So recently NSE witnessed a freak trade in weekly Nifty 50 option, और इसकी वजह से ट्रेडर्स को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। Recent freak trade is not just a one instance. India have witnessed such instances in past as well. One such freak trade happened in NSE in April 2013. Then on October 5, 2012, fat finger trade had triggered a huge flash crash leading to loss of rupees 10 trillion of investors wealth at NSE. इससे 10 ट्रिलियन का लॉस भी हुआ था इन्वेस्टर्स वेल्थ एट NSE पे। तो अब ये समझना यहां बहुत जरूरी है कि ये फैट फिंगर ट्रेड है क्या। What is this fat finger trade? ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि फैट फिंगर ट्रेड क्या है, तो वहां आपको इस कॉन्सेप्ट को तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में जो अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल पढ़े कि NSE में निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये हुआ था, ये आप वहां पे कोट भी कर सकते हो। तो ये क्या है? अ फैट फिंगर ट्रेड इज अ ह्यूमन एरर व्हेन एन ऑर्डर इज पंच्ड। Such error include entering a wrong value with respect to price or quantity or selection of wrong execution like buy or sell. When the freak trade is executed, the price hit an abnormal level for some second but later return to the level where it actually should be. For instance, in the recent freak trade, trader executed a sell order at 0.15 Nifty 14,500 कॉल ऑप्शन। यानी कि आप सोचिए कि एक कोई ऐसा एरर हो जाए, कोई भी ऐसा एरर हो जाए जिसमें मान लीजिए एंट्री करने का कोई एरर हो गया, या एग्जीक्यूशन में कोई गलती हो गई, या आपने कोई गलत वैल्यू लिख दी, रख दी प्राइस और क्वांटिटी की, कोई भी ऐसा एरर हो जाए जिसकी वजह से कोई चीज जो बहुत हाई प्राइस पर सेल हो सकती थी, या जो बहुत हाई प्राइसेस पर बाय हो सकती थी, उसकी वैल्यू में एकदम से बहुत चेंज आ जाए, और उसी बीच में लोग एग्जीक्यूट कर दें कॉन्ट्रैक्ट को, बाय कर लें या सेल कर लें। तो जिन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय एग्जीक्यूट किया उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हैवी नुकसान यहां पे हो सकता है। जैसे कि यहां पर बताया गया, फॉर इंस्टेंस इन द रीसेंट फ्रीक ट्रेड, ट्रेडर एग्जीक्यूटेड अ सेल ऑर्डर एट 0.15 इन निफ्टी 14,500 कॉल ऑप्शन। इंपैक्ट क्या होता है? Freak trade or fat finger trade not only result in a loss to trader punching the order, but it also result in loss for others who may have placed a stop loss order to their open position. यहां पर कहीं ना कहीं एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट की वजह से बहुत हैवी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और लोगों की जीवन भर की जो कमाई है वो इसमें जा सकती है। तो ये फैट फिंगर ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी
सेबी लगातार बनाए जा रही है। सेबी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो एरर्स हैं इनको हम मिनिमाइज करके खत्म कर दें, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर सकता है। फिर हाउ फैट फिंगर ट्रेड कैन बी अवॉइडेड। द फैट फिंगर ट्रेड कैन बी अवॉइडेड इफ दे आर caught in time. Exchanges and brokerage have been making constant effort to avoid such trade by placing some preventive measures. That means you need to take some preventive measures to stop them. They are set filters to give alert to traders while placing order outside the parameter of market and is kept by circuit filters or cooling off period. तो मतलब एक तरह से स्पेशल एग्जीक्यूशंस में या कोई भी काम करते वक्त अगर आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो ट्रेड का, या ब्रोकरेज है, या फिर जो एक्सचेंजेस हैं वो इसको टाइमली रहते रहते अगर ठीक कर देंगे तो ये अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद आगे बात करेंगे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। देखिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग और एक है फॉरवर्ड ट्रेडिंग। डेरिवेटिव क्या होता है? जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। अब इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में तो क्या होता है, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट टू बाय, राइट टू सेल। फ्यूचर्स क्या होते हैं? जो आज की प्राइस पे, स्पॉट मार्केट की प्राइस पे और फ्यूचर प्राइस में आप शेयर्स को या कमोडिटीज को खरीदते हो। उसी तरह से फॉरवर्ड भी होता है। अब फॉरवर्ड क्या है इसको समझते हैं। अ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड इज अ टू पार्टी करेंसी डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज कैश फ्लोज और करेंसी। The difference between the pre-agreed rate and prevailing spot rate at the time of maturity of the contract is settled. यानी कि मान लीजिए फ्यूचर में क्या प्राइस होगी और आज आपने क्या प्राइस पर एग्री किया है, उसमें जो भी फ्यूचर में प्राइस होती है, मान लीजिए आप कह रहे हो कि फ्यूचर में इसकी प्राइस 100 रुपीज रहेगी आज के स्पॉट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है तो आपको उसी प्राइस पर उसको बाय या सेल करना होगा जिस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। So the largest NDF market are in the Chinese yuan, Indian rupee, South Korean won, New Taiwan dollar and Brazilian real. Importance: useful for dealing with non-fully convertible currencies such as Indian rupee. तो हमें बस पता होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड मार्केट क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, ऑप्शंस क्या है। We just need to know a little about it. फिर आगे बात करेंगे and let's discuss about surety bond. अब ये श्योरिटी बॉन्ड क्या है इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बॉन्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। तो ये श्योरिटी बॉन्ड क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट हैज आस्क्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी टू कम अप विद सच अ बॉन्ड व्हिच कैन रिप्लेस एक्सपेंसिव बैंक गारंटीज। देखिए, कई बार क्या होता है कि बैंक से ना गारंटी देते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे। ऑब्वियसली बैंक जो है वो गारंटी उसी क्लाइंट या उसी कस्टमर के बिहाफ पे देगा जो उनको लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी है, जिसका अच्छा खासा डिपॉजिट उस बैंक में है, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो यहां पर ये श्योरिटी बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट ने इरडई को ये कहा है कि ऐसे बॉन्ड के साथ आइए जो बैंक गारंटीज जो है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सके। In finance, a surety bond or guarantee involve a promise by one party to assume responsibility for the debt obligation of borrower if that borrower default. समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी बैंक से कोई पैसा लिया, ठीक है। अब मैं अगर किसी बैंक से कोई पैसा ले रहा हूँ, या मान लीजिए मैंने किसी ट्रेडर से कोई सामान लिया और मैं इमीडिएटली तो पे नहीं कर पा रहा, बट मेरे बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर बैंक या कोई पर्टिकुलर कंपनी गारंटी दे दे कि अगर ये पैसा पे नहीं कर पाएंगे तो इनके बिहाफ पे हम उस अमाउंट को पे करेंगे। तो दैट इज बेसिकली अ गारंटी। तो यहां पर यही बोला है कि अ श्योरिटी बॉन्ड और गारंटी इन्वॉल्व अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी, a promise by one party to assume responsibility for debt obligation of a borrower if that borrower default। यानी कि अगर वो कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उसके बिहाफ पे जिसने भी गारंटी ली है, जिसने भी श्योरिटी बॉन्ड के लिए कहा है, वो उस अमाउंट को रीपे करेगा। It is generally provided by the insurance company to allow the harmed party to make a claim on the bond to recover losses। तो इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, जिसको भी हार्म हुआ है वो बेसिकली उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज विल पे। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हम कई बार ऐसा नहीं कहते कि हम मेडिक्लेम करवाते हैं या व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं। अब अगर मान लीजिए व्हीकल को कुछ भी हो जाता है
तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे बिहाफ पे क्लेम सेटल करती है। तो दिस इज लाइक दैट ओनली। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी। देखिए हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या है, नाम से समझ में आ रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस अ मिक्सचर ऑफ समथिंग। हम कहते हैं ना जैसे हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड हाइब्रिड व्हाट वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। सो हाइब्रिड सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स, डेट मतलब बॉन्ड हो सकते हैं, दे आर काइंड ऑफ अ डेट। तो a hybrid security is a single financial security that combine two or more different financial instrument, जो दो से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी आर टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डेट एंड इक्विटी, यही मैंने आपको बताया कि इट इज कंसिस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी। The original hybrid security was preferred stock representing ownership in a company just like equity share but having fixed payment like bond, example convertible bond। अब यहां पर भी एक चीज समझते हैं, डिबेंचर्स जो होता है, ये डिबेंचर्स जो होते हैं ये भी इश्यूज करे जाते हैं कंपनीज के द्वारा फॉर फंड रेजिंग एज वेल। तो ये जो डिबेंचर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नाउ व्हाट इज दैट कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कंपनी आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करती, वो आपको उसके बदले इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है, दे ऑफर यू इक्विटी शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिस पर यू गेट द इंटरेस्ट, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो सच सिक्योरिटी पे अ प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड either fixed or floating until a specific date। तो ये तो हो गया नॉन कन्वर्टेबल के केस में। अब यहां पे सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है हाइब्रिड सिक्योरिटीज को लेकर। सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है रिगार्डिंग टू दीज हाइब्रिड सिक्योरिटीज। इसमें क्या कहा है सेबी ने? सेबी हैज सेट अप एन एडवाइजरी कमिटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटीज टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। मतलब हाइब्रिड सिक्योरिटी की किस तरह से ग्रोथ की जाए, कैसे हाइब्रिड सिक्योरिटीज को और बेहतर किया जाए, कैसे हाइब्रिड सिक्योरिटीज से जो फ्रॉड्स हैं या जो लॉसेस हैं उनको यहां पर ठीक किया जा सके, इसके लिए द कमिटी विज ऑल्सो रिकमेंड ऑन मेजरिंग फोकस ऑन अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल एंड ईज ऑफ इशुएंस। देखिए हाइब्रिड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट इंडियंस तो करते ही हैं, अलग अलग कंपनीज के में भी करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी करते हैं, लेकिन सेबी ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट तो करे ही करे, उसके साथ साथ में ग्लोबल कैपिटल और इशुएंस को ये इजी कर सके, इस पर भी सेबी का स्पेसिफिक फोकस है। So it's a 20-member committee chaired by KV Kamath. KV Kamath is the chairperson of National Bank for Financing, Infrastructure and Development। अब ये NBFID क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है ये हमारा एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। भारत में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें एक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक है नेशनल हाउसिंग बैंक, एक है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वन इज एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड अनदर इज दिस वन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, यानी कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए दिल प्रोवाइड द फंड्स। So, the committee also comprised of top-level officials of Infrastructure Investment Trust, INVITS, finance and legal expert of SEBI, and officials of Real Estate Investment Trust। ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ INVIT और REIT क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए मैं ही मान लेता हूं अपने आप को, मुझे किसी कंपनी किसी मॉल में एक शॉप खरीदनी है। अब उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मान लेता हूं उसकी कॉस्ट है 3 करोड़ 4 करोड़, तो दैट माय पॉकेट डजंट अलाउ मी टू बाय दैट शॉप।
अब क्या हुआ, जो मॉल का ओनर है उसने उसको फंड्स चाहिए क्योंकि उसको कोई एक मॉल और खरीदना है या उसी मॉल में कुछ डेवलपमेंट करवाना है, तो उसने इनविट्स इशू करे। अब मैं उन इनविट्स को परचेस कर सकता हूं। जब मैं उन इनविट्स को परचेस कर सकता हूं, जस्ट लाइक शेयर्स, इनविट्स भी एक तरह से यूनिट्स होती हैं जो मैं परचेस कर सकता हूं। इसको आरईआईटी में मान लेते हैं, कोई मॉल की बात कर रहे हैं तो आरईआईटी इज मोर क्लियर इन दैट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने वही बताया कि मुझे एक मॉल के अंदर एक शॉप खरीदनी है और मुझे उस शॉप को खरीदने के लिए बस बट इतने पैसे नहीं है कि मैं शॉप को खरीद पाऊं। तो जो रियल एस्टेट वाला जो पर्सन है उसको इस उस मॉल के अंदर कुछ डेवलपमेंट करवाना है, तो उसने आरईआईटीज इशू करे, रिट्स इशू करे। अब मैं उन रिट्स को एज अ यूनिट परचेस कर सकता हूं। जो मॉल ओनर है उसको पैसा कैसे मिलेगा, जो शॉप्स उसने रेंट पे दी है उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उसी से वो मेरे को डिविडेंड पे करेंगे। और जैसे जैसे मॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन आरईआईटीज की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ रिट्स। इनविट्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, कोई हाईवे बनवाना है। अब कंपनी और गवर्नमेंट नीड्स फंड फॉर दैट, तो उन्होंने इनविट इशू किया, मैं उन इनविट्स को परचेस करूंगा। गवर्नमेंट और कंपनीज को मान लीजिए टोल टैक्स से अमाउंट मिल रहा है, उससे वो मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट देंगे। और जैसे जैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे इनविट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जस्ट लाइक शेयर्स होते हैं ये भी, बट इसमें यूनिट्स होती हैं और शेयर्स जो होते हैं उसमें ओनरशिप होती है। यहां पर यूनिट्स की ओनरशिप आपके पास में होती है। आपको कोई भी मेंटेनेंस और इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको बस फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है। नाउ, सेबी एडवाइजरी कमिटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटी, task assigned to committee will advise SEBI on issue related to regulation and development of primary and secondary market of hybrid securities in India। कमिटी ने एक तो सेबी को ये रिकमेंड किया कि क्या क्या रेगुलेशंस और डेवलपमेंट हम कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को रिगार्डिंग टू हाइब्रिड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट जहां पर शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं, जैसे आईपीओ है, एफपीओ है, दीज ऑल आर द प्राइमरी मार्केट। एंड व्हाट आर द सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको ट्रेड किया जाता है। तो यहां पे कमेटी ने सेबी को एडवाइस किया है रिगार्डिंग टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज से देश में हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कर सकते हैं। फिर इन्होंने ये बात बताई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए और उसके क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने जरूरी हैं। उसके अलावा इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने बताया रिटेल पार्टिसिपेशन जो एक हम ये कहें कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हम कैसे हाइब्रिड सिक्योरिटीज में इंक्रीज कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके ऊपर भी ध्यान दिया। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट कैसे हो। दूसरी बात इन्होंने बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो कंट्री की है, फाइनेंसिंग जो है उसको हम कैसे फुलफिल करें। तीसरी बात जो इन्होंने बोली है वो बोली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या क्या हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, उसके फाइनेंसिंग हम कैसे लाएं। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कही है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी यहां पर सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा गया है। फिर इसमें बहुत बात बोली गई रिसर्च एडवाइजरी कमिटी। सेबी हैज आल्सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स रिसर्च एडवाइजरी कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस रेलिवेंट फॉर द रिसर्च ऑफ कैपिटल मार्केट। इस कमेटी ने यह भी बात बोली है कि प्रमोशन, डेवलपमेंट और कैसे कैपिटल मार्केट का डेटाबेस हम तैयार करें, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, दो तरह के अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट में, तो फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो 1 साल से कम के लिए होती हैं, उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब मनी मार्केट में आता है। कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है और 365 डेज से ऊपर की जितने भी स्टॉक्स हैं, इक्विटीज हैं, वो सब कैपिटल मार्केट में आती है। तो इन्होंने यही बात बोली कि प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस रेलिवेंट फॉर द रिसर्च ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट के ओवरऑल डेवलपमेंट, रिसर्च पर हम कैसे ध्यान दें, इसकी बात इन्होंने कही है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड
जो आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये प्रीलिम्स के एग्जाम में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, डूम लूप। नो व्हाट इज दैट डूम लूप? अब ये सुनने में तो ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है, डूम। तो डूम से तो एक चीज समझ में आ रही है, जैसे हमने कई बार वो नहीं सुना डूम्सडे, हमने सुना है ये डूम वर्ड, तो डूम वर्ड तो वी गेट टू नो कि ऐसा डूम क्या होता है। सो मेनी इकोनॉमिस्ट हैव वार्न्ड दैट यूरोप मे बी हेडेड फॉर अ डूम लूप। The doom loop is the circle of vulnerability where countries' banking system can be severely hurt by the volatility in the economy. A country is at a risk of doom loop when a shock to one part of its economic system is amplified by its effect on another. देखिए, हम सब ने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात सुन रखी है, 2008 वाली। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आती है ना, तो इससे एक बैंक नहीं डूबता, इससे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होते हैं। ठीक है, यूएस में लीमन ब्रदर्स के केस में ये चीज हुआ था। तो ये डूम लूप है क्या? डूम लूप का सिंपल सा मतलब है एक सर्कल ऑफ वल्नरेबिलिटी जहां पे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम सीवियरली हर्ट हो जाए बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन द इकोनॉमी। और इससे बैंकिंग सिस्टम का हर्ट नहीं होता सिर्फ, इससे क्रिएट होता है सबसे पहले बैंकिंग पैनिक, बैंक पैनिक, बैंक पैनिक क्रिएट होता है, और उस बैंक पैनिक से फिर होता है बैंक रन, उस बैंक पैनिक से क्रिएट होता है बैंक रन। तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डूम लूप, यानी कि इकोनॉमी की वॉलेटिलिटी की वजह से, इकोनॉमी की वॉलेटिलिटी की वजह से कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत सीवियरली हर्ट होता है। द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री इज सीवियरली हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। So a doom loop is a negative belief cycle where a series of belief, action and reactions work to reinforce negative belief and unwanted behavior। यानी कि आप एक चीज सोचिए, कई बार स्पेक्यूलेशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर एक स्पेक्यूलेशन ट्रिगर करी तो वो स्पेक्यूलेशन बढ़ती 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 पूरी इकोनॉमी को एक ऐसे पड़ाव पर ले जाती है जहां पे इकोनॉमी के जो जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उस चीज से, उनके दिमाग में एक तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है एंड दे स्टार्ट ईदर विड्रॉइंग देयर मनी, स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इन देयर सेफ वॉल्ट्स, और इसी से इकोनॉमी में मनी फ्लो का रुकना, बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स होना, सरकार की अनस्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट होना, और साथ साथ में एक तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल जब आता है, उसी को हम डूम लूप कहते हैं। चलिए फिर बात करेंगे रिन्यू। व्हाट इज दैट? रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, पहले तो रिन्यू है, रीफाइनेंस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल recently refinanced its bond worth $525 million, which was scheduled to get mature in 2024 from Indian non-banking finance company. The dollar denominated bonds were refinanced with amortizing project debt from Indian non-bank finance company. Renew Energy Global PLC has become the first renewable energy company in India to refinance the dollar-denominated bond. Renew has issued bond worth this billion. These bonds are set to mature in 2024. बहुत सारी इंडियन कंपनीज बहुत बार कोशिश करती हैं कि फंड रेजिंग वो डोमेस्टिक बैंक से करें, लेकिन डोमेस्टिक बैंक से फंड रेजिंग इंडिया में टफ है। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक्स के केस में कोलैटरल भी रखना पड़ता है, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ईज नहीं है। ऐसे में कई बार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इंडिया के डोमेस्टिक बैंक्स करते हैं, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अलग अलग तरीकों से हो सकती है, लोन के फॉर्म में भी हो सकती है। अब यहां पर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है ये रिन्यू एनर्जी ने एक्चुअली दिया, और ये इंडिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी है जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को रीफाइनेंस कर रही है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, हाउ मच दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट कि रिन्यू फाइनेंस जो है उसने डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो है बीइंग एन इंडियन कंपनी उसने ये रेस किया। तो ये इस तरह के टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए फ्रेंड्स
काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ द रीफाइनेंसिंग? बाय रीफाइनेंसिंग डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड बिफोर द टाइम कंपनी हैज शोन स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूड एक्सेस टुवर्ड domestic debt capital as well as companies ability to proactively manage refinance risk. Refinancing has reduced the interest cost on bond by 200 basis point. Interest rates have been fixed for 3 years while maturity has been pushed to the end of 2027. Reduction in rate fixing and extension in tenor took place in the light of increasing interest rate environment. जब भी कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड इशू करने का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि हम इतने टाइम पे रीपेमेंट कर देंगे, हम जो है इंटरेस्ट आपको इतने समय तक देंगे, तो यहां पर रीफाइनेंसिंग जो हो रही है उससे ये बात समझ में आ रही है कि कंपनी ने डोमेस्टिक डेट कैपिटल को प्रोएक्टिवली मैनेज किया। रीफाइनेंसिंग से इंटरेस्ट कॉस्ट भी बैंक की जो कंपनी की है वो भी कम हुई है। सो रिन्यू पावर के बारे में अगर बात करें, इट इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी। इट इज बेस्ड इन गुरुग्राम, ये गुरुग्राम हो गया है, इट इज बेस्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। नाउ दिस इज गुरुग्राम हरियाणा, it is based in Gurugram, Haryana. The company has an asset base of more than 10 gigawatt with operational capacity of 5 gigawatt. The company operates more than 110 projects in 18 states of India. Renew Power was established by Sumant Sinha in 2011. First project of the company was started in May 2012 at Jasdan in Gujarat. तो अगर हम रिन्यू पावर की बात करें तो रिन्यू पावर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में बेस्ड है। गुरुग्राम में उस समय पे गुड़गांव हुआ करता था इसलिए यहाँ पे गुड़गांव लिखा है, तो पार्डन मी फॉर दैट, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दैट इज नाउ गुरुग्राम हरियाणा। द कंपनी हैज एन एसेट बेस ऑफ मोर देन 10 गीगावाट विथ ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 5 गीगावाट। कंपनी जो है 110 प्रोजेक्ट्स और 18 स्टेट्स में है। रिन्यू पावर जो है ये स्टैब्लिश जो हुआ था ये सुमंत सिन्हा के द्वारा हुआ और इसका पहला प्रोजेक्ट जो था वो जाजदान गुजरात में था। फिर बात करेंगे वडोदरा's म्युनिसिपल बॉन्ड सक्सेसफुल लिस्टिंग, अ केस स्टडी फॉर यूएस ट्रेजरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, म्युनिसिपल बॉन्ड। जब भी कोई म्युनिसिपैलिटी को फंड रेज करना होता है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई म्युनिसिपैलिटी है, उसको अपनी म्युनिसिपैलिटी में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई रिनोवेशन कराना है, कोई रिपेयर करवाना है किसी भी चीज का, या फंड रेजिंग करनी है फॉर डेवलपिंग अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, तो ऐसे में दे इशू द म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अगर गवर्नमेंट जो भी उस म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू कर रही है, अगर वो ये स्पेसिफाई कर दे कि दीज म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर टैक्स फ्री, तो अगर आप उस म्युनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो और उससे अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ tax free income. So the book title all about municipal bond include Vadodara Municipal Corporation successful listing of municipal bond as a case study. Vadodara Municipal Bond was listed at Bombay Stock Exchange on March 23. With this, Gujarat Vadodara became the second Indian city to issue a municipal bond with assistance from US Treasury Department Office of Technical Assistance. The first city to avail the US Treasury Department service was Pune in 2017. यानी कि भारत का दूसरा ऐसा शहर बना गुजरात का वडोदरा जिसको यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस ने एक टेक्निकल असिस्टेंस दी। The Vadodara municipal bond received overwhelming response from investor. The bond issue was oversubscribed by around 10 times of the issue size with a total bid worth rupees 1007 crore from 33 interested investors. It was priced at low yield of 7.15%. This make it the cheapest fund raised by the civic body till date. जैसा कि मैंने बताया, बॉन्ड इतना पॉपुलर हुआ, तो जब बॉन्ड पॉपुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस तो बढ़ेगी, और जब उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा यहाँ पे कभी, कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड में किस तरह से रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो लो यील्ड है हुई इशू कर भी ये एक चीपेस्ट फंड बना।
द इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च हैज अकॉर्डेड द बॉन्ड ए प्लस स्टेबल रेटिंग। इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ए प्लस स्टेबल रेटिंग भी मिली है। सिंस द सिविक बॉडी वॉज एबल टू रेज फंड बिफोर 31 मार्च 2022, इट इज क्वालिफाइड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव ऑफ 13 करोड़। केंद्र सरकार ने इस पे 13 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार वो बॉन्ड वाला प्रिंसिपल भी बता देता हूं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ये बॉन्ड और ये किस तरह से इसमें काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपी और इस पर इंटरेस्ट या ईल्ड मान लीजिए, इंटरेस्ट मान लीजिए या ईल्ड मान लीजिए, इट इज 10%। तो ये आपको कितना हुआ? 10 रुपए। अब बॉन्ड का डिमांड बढ़ रहा है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस जो बॉन्ड की हो गई वो हो गई 120 रुपीस। बट इंटरेस्ट जो है वो तब भी आपको 10 रुपए ही मिलेगा। बॉन्ड का प्राइस जो है वो मान लीजिए 140 रुपीज हो गया, इंटरेस्ट स्टिल इज 10 और ईल्ड इज स्टिल 10। तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी ईल्ड कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड की प्राइस 120 रुपीज हुई तो इंटरेस्ट 12 रुपए हो जाएगा, बॉन्ड की प्राइस 140 हुई तो इंटरेस्ट 14 हो जाएगा। नो, इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि बॉन्ड का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी ईल्ड कम हो जाती है। चलिए अब बात ये करते हैं, हाउ डज द वडोदरा म्युनिसिपल बॉडी help the civic body? The proceed raised from the bond issue will be used for funding 14 project under the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, अमृत स्कीम। आप सबने इस अमृत स्कीम के बारे में सुना ही होगा। अमृत स्कीम जो है ये अलग अलग शहरों के लिए स्थापित करी गई है, जिसमें उनके ओवरऑल सेटअप, चाहे हिस्टोरिकल सेटअप हो, चाहे ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन हो, ये इन सब चीजों के ऊपर इसका स्पेशल फोकस है। दे विल बी यूज फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ रिलायंस ऑफ द सिविक बॉडी significantly. The fund raised from these bonds have been used for Sindhurth water supply project, which provide drinking water need of the city, and the liquid waste management project, which will help in effective disposal of sewage. अब ये हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, एक तो वाटर सप्लाई के लिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इशू किया गया है। All about municipal bond book release. The book title All About Municipal Bond was released in New Delhi recently. It is a compilation of the process of issuing the municipal bond. Vadodara municipal bonds case studies are part of the book. The case study was jointly put together by Vadodara Municipal Corporation and the US Treasury. Vadodara Municipal Bond was chosen by US Embassy and Treasury for a case study on successful listing and benchmark for other civic bodies. तो देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो US ट्रेजरी का इस पर डीप इंटरेस्ट है, और उसके अलावा वैसे भी इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा फिर लाइमलाइटेड हो जाती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू गेट टू नो कि म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, HDFC फर्स्ट टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। HDFC पहला ऐसा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का जो पहला बैंक बना है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दे रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि बैंक गारंटी किसके बिहाफ पे देते हैं? अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, कि इफ दे फेल टू पे द अमाउंट वी विल पे द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो HDFC भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दे रहा है। द HDFC बैंक रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। Electronic bank guarantee remove the need for paper-based time-consuming process, which often take 3 to 5 days for complete due to the need of physical pickup from the bank, delivery of courier to the beneficiary, stamping and re-verification. तो डिजिटल इंक्लूजन में या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बहुत बड़ा कदम यहां पर उठाया गया। EBG boost efficiency and security while enabling the beneficiary to instantly view a bank guarantee on NESEL portal. The EBG would be issued on the NESL portal through API based digital workflow, ताकि किसी भी तरह का
कोई फ्रॉड या हैक जो है उसको अवॉइड किया जा सके। इसीलिए एचडीएफसी ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया, जिससे तो टाइम सेव किया जा सके और कहीं ना कहीं जितना भी जो प्रोसेस है उसको इजी और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। डिजिटलाइजेशन ऑफ द ओवरऑल बैंक गारंटी प्रोसेस एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वही मैंने बताया, फॉर एमएसएमईज हु आर द मेजर एप्लीकेंट फॉर बैंक गारंटी। द ईबीजी वाज डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद एनईएसएल, सीवीसी, सीबीआई कमिटी एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो इसका ओवरऑल जो बेनिफिट है वो एमएसएमईज को तो दिया ही जा रहा है, और इसमें यह ध्यान रखना है हमें कि इसका जो कंसल्टेशन जो प्रोवाइड करी गई है वो एनईएसएल, सीवीसी, सीबीआई कमिटी और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड करी गई। ठीक है। The National Exchange and National E-Governance Service Limited is India's first information utility. It is registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India under the aegis of IBC Code 2016. It was set up by leading bank and public institution and is incorporated as a union government company. It serves as a repository of legal evidence having information about debt or claim submitted by the financial or operational creditor and verified by the parties to the debt. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने लोन लिया बैंक से और वो कंपनी लोन नहीं रीपे कर पाई। अब जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है उनको ये डिसाइड करना होता है कि इस कंपनी को रिवाइव करना है या इस कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर करना है। यही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है। इसमें एडजुडिकेटर्स होते हैं और रेगुलेटर होते हैं। एडजुडिकेटर एनसीएलटी जो कंपनी लॉस के मैटर को हैंडल करता है, डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो कंपनी के अलावा बाकी मैटर्स को देखता है। फिर यहां पर जो रेगुलेटर्स हैं उसमें तीन है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होते हैं वो डेट रिकास्ट प्लान बनाते हैं अगर वो ये डिसाइड करने का सोचते हैं कि इस कंपनी को हम रिवाइव करेंगे। दूसरा होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्योंकि कंपनी अभी बंद नहीं हुई है तो कंपनी के बोर्ड को चेयर करता है, कंपनी की इंफॉर्मेशंस को देखता है, कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को देखता है। फिर होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो फंड अरेंजमेंट्स का काम करता है कंपनी को रिवाइव करने में। तो सेम यहां पे जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है ये इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बना है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से फंड रेजिंग और किस तरह से जो क्लेम्स हैं या डेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली यहां पे सेटल किया जा सके। नेक्स्ट, न्यू फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये भी समझते हैं क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज दो तरीके के हैं। एक तो उनके हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो प्रॉफिट के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अपना, पहले ये समझाता हूं मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या। मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स, एक एनजीओ है वाई। अब एनजीओ जो है वाई वो फंड रेस करना चाह रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए जिससे कि वो लोगों को सर्विसेज दे पाए, और जो एक्स कंपनी है वो फंड रेज इसलिए करना चाह रही है ताकि वो उससे कुछ प्रॉफिट डिराइव करे और फिर उस पैसे को इस्तेमाल करे लोगों के हेल्प करने के या फिर किसी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। अब ऐसे में कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू फंड रेजिंग करती हैं। ये कोई अलग से एक्सचेंज नहीं है, एनएससी बीएससी के अंतर्गत ही कवर्ड है। तो द सेबी हैज अनवील्ड अ फ्रेमवर्क for social stock exchange which was notified in July 2022. Under the new rule the social stock exchange will be separate segment from existing stock exchanges. separate segment कैसे बनाया हमने, अलग से exchange नहीं बना रहे, शेयर्स में ही हम इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स या डिवेंचर्स में ये कह रहे हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको एक अलग सेपरेट सेगमेंट बनाएंगे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। तो सोशल एंटरप्राइजेस एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया, एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, दोनों इसमें कवर्ड है, हैविंग सोशल इंटेंट एंड इंपैक्ट एज देयर प्राइमरी गोल। तो देखिए दोनों ही, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो या प्रॉफिट कंपनी हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव सोशल पर्पसेस के लिए है, लेकिन एक का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फंड रेज करना, उससे जो भी अमाउंट डिराइव होता है वो सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से करना एज अ रोल ऑफ देयर सीएसआर एक्टिविटी ऑल्सो। दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो तो फंड वैसे ही रेज कर रही है क्योंकि उसको सोशल वेलफेयर करना है। So these enterprises must focus on eligible social objective for the development and welfare of underserved and less privileged population or region. The new framework specify the minimum requirement of the not-for-profit organization for registering with the bourses, stock exchanges, as well as the disclosure requirement. The
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिस्क्लोज फंड रेज टू इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी, जो भी इन सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है उसको यहां पे ना तो इंटरेस्ट मिलेगा ना ही प्रिंसिपल मिलेगा। यानी कि वो जो फंड रेजिंग हो रही है उस फंड रेजिंग से वो प्योरली सोशल पर्पस के लिए हो रही है। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से पी लिमिटेड, पीएनपीओ है। पी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फंड रेस करना चाह रही है। अब मुझे मान लीजिए कोई भी चैरिटी पर्पसेस के लिए या सोशल पर्पसेस के लिए मैंने उसके जो भी प्रोडक्ट है स्टॉक्स उनको लिया। अब ऐसे में ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना ही कोई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा, वो अमाउंट सीधा सीधा चैरिटी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। The listed NPOs are mandated to submit a statement of utilization of fund to the social stock exchange within 45 days from the end of quarter। तो जो भी यहां पर listed NPOs हैं उनको ये 45 डेज के अंदर अंदर बताना होगा कि जो भी फंड्स हैं उनको उन्होंने कैसे यूटिलाइज करा है और स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगा। तो सोशल एंटरप्राइजेस रेजिंग फंड यूजिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उनको एक एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट भी देनी होगी विद इन 90 डेज जो उन्होंने फंड रेस किए हैं 90 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। Social enterprises raising fund using social stock exchange are also required to provide annual impact report within 90 days from the end of financial year. This report highlight the qualitative and quantitative aspect of social impact created by NPOs. If possible, it may also capture the impact generated by the project or solution which funds were raised on social stock exchange। तो इनको ये भी बता, एक तरह से ये रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स करने होंगे ताकि जो पैसा है वो कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, कोई फ्रॉड उसमें ना हो, इस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए हो जिस पर्पस के लिए फंड रेजिंग करी गई है। तो यही बात इन्होंने बोली है, द रिपोर्ट मस्ट हाईलाइट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल इंपैक्ट। इफ पॉसिबल it may also capture the impact generated by the project or solution for which funds were raised on social stock exchanges. The idea of social stock exchange was first introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman during 2019-20 budget speech. It is public listing of not-for-profit organization stock exchange. The NPOs are established involved in the welfare of society or community. वही मैंने बताया कि welfare of society और community के लिए ही ये establish करी गए हैं और इसका overall objective ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका एक तरह से जो चैरिटी का ऑब्जेक्टिव है या जो चैरिटी को फुलफिल करने का ऑब्जेक्टिव है वो एक सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी गलत तरीके से वो फुलफिल किया जा सके। तो यही इसके पीछे का मेजर ऑब्जेक्टिव है। फिर बात करेंगे हु आर फिनफ्लुएंसर्स। देखिए डिजिटल दुनिया है, हर कोई अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने एडवाइसेस देता है। उसी तरह से फिनफ्लुएंसर्स होते हैं। ये फिनफ्लुएंसर्स स्टॉक मार्केट को लेकर अपनी ओपिनियन देते हैं। तो यहां पर सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए। फाइनेंशियल influencers or finfluencers are those who give advice to stock investors on various social media platform like Twitter, YouTube, Insta and Facebook। यानी कि बहुत सारे ये गाइडेंस देते हैं आपको, ठीक है, कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, आने वाले समय पर ये हो सकता है, इसका जो है ये जो आईपीओ आ रहा है इससे इतनी इसका ओवर सब्सक्राइब होने की संभावना है, या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। ऐसे बहुत सारी गाइडेंस ये प्रोवाइड करते हैं। तो सेबी ने क्या कहा कि देयर इज शार्प राइज इन द नंबर ऑफ वेरियस अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स गिविंग अनसॉलिसिटेड सोशल मीडिया स्टॉक टिप्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनका तो समझ में आता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो लोगों को सही राय दे सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते जा रहे हैं जो लोगों को गलत राय देते हैं या अपनी खुद की कोई रिसर्च नहीं होती, जस्ट टू गेन मोर व्यूज और जस्ट टू गेन मोर पब्लिसिटी वो ऐसे ही जबरदस्ती के टिप्स लोगों को देते हैं। और भारत की मैं आपको कई बार बता चुका हूं फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं है। अब ऐसे में अगर लोग उन पे भरोसा करके उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हैवी लॉसेस हो सकते हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई है। रिपोर्ट दैट सर्टेन कंपनीज यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बूस्ट देयर शेयर प्राइसेस थ्रू सच फिनफ्लुएंसर्स। देखिए रजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर कभी भी गलत नहीं बोलेगा,
ठीक है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो हिसाब से बता सकता है। ये तो कोई नहीं जानता कि स्टॉक के प्राइसेस में क्या होगा, डिमांड सप्लाई पर हर चीज डिपेंडेंट है। लेकिन रजिस्टर्ड जो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, इनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं सेबी ने या जिसके पास भी रजिस्टर्ड है, जिसके अंतर्गत भी, वहां पर इन्होंने प्रॉपर छानबीन करके उनको सर्टिफिकेशन दिया होगा। अब अगर आप एक चीज सोचिए कि कोई कंपनी है, उसको ये पता लगता है कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, इसके व्यूज अच्छे हैं और लोग इसकी सलाह मानते हैं, और मान लीजिए 2-3 बार उसने जो एडवाइस किया वो हिट भी हो गया, अब कंपनीज ने उसको फंड देना शुरू किया अपने शेयर्स को प्रमोट करने के लिए। तो सेबी ने यही बात बोली है कि ये अनसॉलिसिटेड जो चीजें हैं ये अलाउ नहीं होंगी, और इससे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। फिर बात करेंगे व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो और नोस्ट्रो ये दो तरीके की चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत का एसबीआई बैंक है, उसका कोई अकाउंट लंदन में ओपन है, या लंदन का कोई अकाउंट हमारे एसबीआई बैंक में ओपन है, तो ये वोस्ट्रो नोस्ट्रो जो है ये बहुत ज्यादा इसलिए आजकल पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फंड रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए करा जा रहा है। तो the Reserve Bank of India has allowed the opening of 9 special Vostro account with 2 Indian lenders, UCO and IndusInd Bank, to facilitate overseas trade in rupee. A Vostro account is an account a correspondent bank hold on behalf of another bank. जैसे मान लीजिए कि इंडिया का कोई बैंक किसी दूसरे लंदन के किसी बैंक का अकाउंट होल्ड कर रहा है, इंडिया का कोई बैंक किसी लंदन के कोई दूसरा जो बैंक है उसके बिहाफ पे अकाउंट होल्ड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ वोस्ट्रो, दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ वोस्ट्रो। ठीक है, तो ये जो आजकल जो ये चीज हो रही है, इसलिए फाइनेंस को ईज करने के लिए ये काम किया जा रहा है बेसिकली, ताकि जो फंड रेजिंग है या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रमोट किया जाए। वोस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, और नोस्ट्रो का मतलब होता है आर्स। तो मतलब योर बैंक इन आर बैंक, योर बैंक अकाउंट इन आर बैंक, योर बैंक अकाउंट इन आर बैंक। ठीक है, तो नोस्ट्रो मींस आर्स, वोस्ट्रो मींस योर्स। तो वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट अ करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। जैसे हमारा एसबीआई बैंक किसी लंदन के बैंक का अकाउंट अपने भारत में खोल के बैठा है, दैट इज कंसिडर्ड इट। So in July, the RBI unveiled a mechanism to settle international transaction in rupee to promote the growth of global trade, with emphasis on export from India, as well as pushing the rupee as an international currency. It also expect to enable trade with a sanction hit nation such as Russia. जैसे मान लीजिए इंडिया कोई रशिया से इंपोर्ट करता है, अब इंडिया रशिया को अमाउंट पे कर रहा है, अब सीधा मान लीजिए रशिया के किसी बैंक अकाउंट में इंडिया का ऑलरेडी अकाउंट है तो पेमेंट डायरेक्टली वहां से हो जाएगा। या मान लीजिए रशिया कुछ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो वो जो इंपोर्ट है वो उस बैंक से सेटल हो जाएगा। तो एक फास्ट मूवमेंट ऑफ मनी, और दूसरा करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका मेंटेन्ड है उससे ही हो जाएगा। तो यहां पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को भी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया रशिया से कुछ इंपोर्ट करता है, अब इंडिया को पे करना होगा रशिया की करेंसी में, लेकिन रशिया के बैंक अकाउंट, जो रशिया में बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में इंडिया का भी एक एसबीआई का मान लो बैंक अकाउंट है, तो जो पेमेंट होगा वो डायरेक्टली एसबीआई के बैंक अकाउंट से ही हो जाएगा जो रशिया में सिचुएटेड है। इसी तरह से अगर इंडिया को उनको कुछ पे करना है, मान लीजिए इंडिया से वो इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से उनको इंडिया को कुछ पे करना है, तो एसबीआई जो इंडिया में है उसमें अगर रशिया का कोई वोस्ट्रो अकाउंट है तो उससे पेमेंट हो जाएगा। तो एक ईज प्रोवाइड करने के लिए ये किया गया है। देन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, देखिए यहां पे अब मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो इस साल के बजट से डिसकंटिन्यू हो गई है, तो इसकी रेलिवेंस एग्जाम में काफी कम हो जाती है क्योंकि अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। बस मैं आपको थोड़े बहुत हल्के फुल्के इसके प्रोविजन बता देता हूं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसलिए प्रमोट करी गई क्योंकि इंडिया का येलो मेटल के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में रादर देन इंपोर्टिंग द गोल्ड, RBI want that people should, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बोथ ऑफ देम एक्चुअली वांट कि लोग जो है वो गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें रादर देन बाइंग द गोल्ड। तो इसके लिए ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो ये हमें बस ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। मिनिमम
परमिसिबल लिमिट जो इन्वेस्टमेंट की है वो 1 ग्राम है, और मैक्सिमम 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल गोल्ड में बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च करी गई थी। खैर अभी डिसकंटिन्यू हो गई है तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। उसी तरह से सेबी ऑथराइजेशन टू इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मैं बता देता हूं बस ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती थी, फंड रेज करती थी और फिर उसको अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज करती थी ताकि उनको एक एज मिल सके। और इस इलेक्शन से जो भी जब भी वो कोई अमाउंट है उसका इंटरेस्ट फिर इन्वेस्टर्स को देती थी। खैर ये भी अब डिसकंटिन्यू हो गई है तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस पर्पस के लिए इशू होते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन पर्पसेस के लिए होते थे, पॉलिटिकल पार्टीज इनको इशू करती थी, फंड रेज करती थी और अपने कैंपेनिंग और अलग ऑब्जेक्टिव्स से इनको यूज करती थी। ठीक है, देन ईज नेक्स्ट रिफॉर्म। ये ईज नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर banks performance have been reviewed under ease next reform, currently ease 5.0 launched in June 2022 by finance ministry। नोडल एजेंसी इंडियाज बैंक एसोसिएशन ईज नेक्स्ट रिफॉर्म जो है ईज 5.0 लॉन्च किया गया। ईज एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इज अ रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। भारत में क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए यह प्रमोट किया गया। लॉन्च इन जनवरी 2018 बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ईज 1.0 क्यों किया गया था? ताकि एनपीएस को ठीक किया जा सके। ईज 2.0 क्यों किया गया? ताकि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करें। ईज 3.0 लोन लेने के लिए क्रेडिट एक क्लिक पर हो, इसके लिए। और ईज 4.0 24/7 बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किया गया। तो ईज 5.0 का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग। देखिए ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो कि हमारे प्री और मेंस एग्जाम दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस ईज नेक्स्ट रिफॉर्म। तो बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को और स्मूथ करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान रखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया है वो इस बैंकिंग सेक्टर में ही आया है। चाहे यूपीआई की बात कर लें, चाहे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स की बात कर लें, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ईज नेक्स्ट रिफॉर्म है ये भी इसी की एक कड़ी में एक और एडिशन है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए ये बेसिकली लॉन्च किया गया इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। और ईज 5.0 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज 5.0 का ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, सर्विस एक्सीलेंस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसको प्रमोट करने के लिए ये ईज 5.0 लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स आखिरी चीज इस वीडियो के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हमारा टॉपिक वाइज हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का बुकलेट Amazon पर अवेलेबल है। अब ये मैं थोड़ा सा को बताता हूं ये है क्या। इस बुकलेट में हम लास्ट 3 साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो हम लोग करंट अफेयर्स के बुकलेट है आप Amazon से परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी परचेज कर सकते हैं और आप किंडल एडिशन भी परचेज कर सकते हैं। मतलब किंडल एडिशन मतलब सॉफ्ट कॉपी में भी के फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी बेहतरीन हो जाए कि एक तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें मेंस के एग्जाम में, क्या क्या चीजें प्रीलिम्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बन जाए आपकी, एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाए कि अच्छा ये इशू जो है इसके पीछे ये रीजन है, ये 3 साल पहले का इशू जो था ये अब तक, जैसा अभी आपने बताया ईज नेक्स्ट, देखिए अब वो कितना इंपॉर्टेंट है। ईज 1.0 था, ईज 2.0 आया, तो ये सब चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि 6 महीने 8 महीने का पढ़ जाओ और उस बेसिस पे तैयारी हो जाएगी, उस बेसिस पे आंसर लिख देंगे। आप आंसर लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपने कोई चीज 2-3 साल से पढ़ रखी है तो जो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा वो इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों में आपकी मदद कर सकता है। तो आप इस बुक को Amazon से परचेज कर सकते हैं। आप इसका फिजिकल कॉपी चाहे तो फिजिकल कॉपी भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो को जब आप इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार नोटिफाई होते रहेंगे। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने के लिए ना सिर्फ इकोनॉमी, बाकी भी सब्जेक्ट्स जो हमारे यहाँ पर इस चैनल पर चल रहे हैं, दे आर एक्सेप्शनली वेल। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन। Okay, so that's all from my side. Thank you so much, guys. God bless you all, and do take care of your health.